नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रशासन, अवसंरचना, नगरीय विकास, नवाचार और संपर्क के मोर्चे पर कई दूरगामी फैसलों को मंजूरी दी है। इन फैसलों का संदेश साफ है कि शासन की कार्यशैली को सेवा भाव से जोड़ते हुए देश को तेज विकास पथ पर आगे बढ़ाना है। सबसे प्रतीकात्मक फैसला नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से नए परिसरों, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों में सरकारी कार्यालयों के स्थानांतरण का है। करीब एक सदी से सत्ता संचालन के केंद्र रहे ये भवन अब युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का हिस्सा बनेंगे। मोदी सरकार का कहना है कि औपनिवेशिक दौर में बने इन भवनों को विरासत के रूप में संरक्षित करते हुए प्रशासन को आधुनिक तकनीक समर्थ और पर्यावरण अनुकूल परिसरों में ले जाना समय की मांग है। इससे कार्यकुशलता बढ़ेगी, डिजिटल शासन को गति मिलेगी और कर्मियों के लिए बेहतर कार्य परिवेश बनेगा। साथ ही संग्रहालय के रूप में विकसित होने पर यह परिसर भारत की सभ्यता यात्रा, स्वतंत्रता संघर्ष और लोकतांत्रिक विकास की कहानी आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे। जहां तक मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की बात है, तो आपको बता दें कि रेल क्षेत्र में 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लागत लगभग 18,509 करोड़ रुपए है। कसारा मनमाड़, दिल्ली अंबाला और बल्लारी होसापेट खंडों पर तीसरी और चौथी लाइन बिछेगी। करीब 389 किलोमीटर नेटवर्क बढ़ेगा और निर्माण के दौरान 265 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा। इन मार्गों पर अभी भीड़ और देरी बड़ी समस्या है। अतिरिक्त लाइन से यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही सुगम होगी, समय पालन सुधरेगा और रसद लागत घटेगी। कोयला, इस्पात, अनाज, उर्वरक जैसे सामान की ढुलाई तेज होने से उद्योग और कृषि दोनों को लाभ भी होगा। अनुमान है कि तेल आयात में कमी और कार्बन उत्सर्जन में गिरावट भी होगी, जिससे पर्यावरण को सहारा मिलेगा। कई तीर्थ और पर्यटन स्थलों की पहुंच बेहतर होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। वहीं सड़क अवसंरचना में महाराष्ट्र के घोटी, त्र्यंबक, मुखाड़ा, जौहार, मनोर, पालघर खंड के अपग्रेडेशन को मंजूरी मिली है। 154 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली इस परियोजना पर 3320 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह मार्ग औद्योगिक क्षेत्रों को द्रुत मार्गों और तटीय पट्टी से जोड़ेगा। नासिक शहर पर दबाव घटेगा, यात्रा समय कम होगा और आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा। इस परियोजना से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाखों मानव दिवस का रोजगार बनेगा। इसी तरह गुजरात में राजमार्ग 56 के 2 खंडों को 4 लेन बनाने पर 4,583 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना आदिवासी बहुल जिलों की पहुंच बढ़ाएगी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे पर्यटन केंद्र तक आवागमन सुगम करेगी। यात्रा समय में बड़ी कमी का भी अनुमान है। वहीं असम में ब्रह्मपुत्र के नीचे सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को हरी झंडी मिली है, जिसकी कुल लंबाई 33.7 किलोमीटर है और लागत 18,662 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह गोहपुर और नुमालीगढ़ को जोड़ेगी और मौजूदा लंबा घुमावदार मार्ग का विकल्प बनेगी। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तेज संपर्क से व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होगा। देश में इस तरह की यह पहली परियोजना होगी जो तकनीकी क्षमता का भी प्रदर्शन है। इसके अलावा तेलंगाना में हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर राजमार्ग 167 को 4 लेन बनाने की परियोजना को 3175 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इससे नगरों से गुजरने वाली भीड़भाड़ कम होगी, माल ढुलाई तेज होगी और क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा। साथ ही दिल्ली एनसीआर में नोएडा मेट्रो के सेक्टर 142 से बॉटेनिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर के विस्तार को स्वीकृति दी गई है। 8 नए स्टेशन बनेंगे और नोएडा, ग्रेटर नोएडा का सक्रिय मेट्रो नेटवर्क 61 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। आईटी पार्क, शिक्षण संस्थान, अस्पताल और व्यापारिक केंद्र सीधे जुड़ेंगे। सड़क जाम में कमी, समय की बचत और प्रदूषण में गिरावट इसके प्रमुख लाभ होंगे। इसके अलावा नवाचार और उद्यमिता के मोर्चे पर स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी गई है। यह उद्यम पूंजी को गति देगा, खासकर डीप टेक और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में। शुरुआती चरण के उद्यमियों को सहारा मिलेगा और बड़े शहरों से बाहर भी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। पिछले चरण के अनुभव से स्पष्ट है कि सरकारी एंकर पूंजी निजी निवेश को आकर्षित करती है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार और वैश्विक स्तर के उत्पाद तैयार करने में मदद मिलेगी।
साथ ही नगरीय विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के नगरीय चुनौती कोष का ऐलान भी अहम है। यह अनुदान आधारित मॉडल से हटकर बाजार से संसाधन जुटाने, सुधारों को बढ़ावा देने और परिणाम आधारित ढांचे पर जोर देता है। नगर निकायों को बॉन्ड, बैंक ऋण और साझेदारी के जरिए परियोजनाएं खड़ी करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। छोटे शहरों के लिए ऋण अदायगी गारंटी भी दी जाएगी ताकि उन्हें पहली बार बाजार से धन मिल सके। पानी, सफाई, पुनर्विकास और जलवायु अनुकूल ढांचे पर विशेष ध्यान रहेगा। देखा जाए तो आज के फैसले यह संकेत देते हैं कि विकास का अगला चरण केवल खर्च बढ़ाने से नहीं बल्कि ढांचे और सोच बदलने से आएगा। सेवा तीर्थ की ओर बढ़ना सत्ता से सेवा भाव की भाषा गढ़ने का प्रयास है। रेल, सड़क और मेट्रो परियोजनाएं बताती हैं कि संपर्क ही आधुनिक अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं। स्टार्टअप और नगरीय कोष यह मानते हैं कि सरकार अकेले सब नहीं कर सकती, उसे निजी पूंजी और स्थानीय निकायों को भागीदार बनाना होगा। बहरहाल आइए देखते हैं मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या जानकारी दी है। कल साउथ ब्लॉक में लास्ट कैबिनेट मीटिंग थी और अब सेवा तीर्थ में सारी कैबिनेट्स होंगी। कल इस अवसर पर कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आज विक्रम संवत 2082 फागुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी के दिन माघ 24 शक संवत 1947 के पुण्य अवसर पर 13 फरवरी 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नया प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। साउथ और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहने के लिए हुआ था। 1947 में भारत को गुलामी से मुक्ति मिली, लेकिन इन भवनों को तत्कालीन सरकार द्वारा अपने कार्य के निष्पादन हेतु बनाए रखा गया। स्वतंत्रता के बाद से ही प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक के इस भवन से कार्य करता रहा है। आज हमें हर्ष है कि साउथ ब्लॉक के इस कक्ष में अंतिम बार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। ये केवल स्थान परिवर्तन का क्षण नहीं है, यह इतिहास और भविष्य के संगम के भी पल है। इस परिसर ने गुलामी से आजादी और फिर स्वतंत्र भारत की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है, गढ़ा है। इस परिसर ने देश के 16 प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में बनी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले होते देखे हैं। इसकी सीढ़ियों पर नेहरू जी से लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक के पद चिन्ह हैं। इस भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते कदमों ने देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में अहम योगदान दिया है। बीते दशकों में यहाँ कैबिनेट की बैठकों में संविधान के आदर्शों, जनता से मिले जनादेश और राष्ट्र की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यहाँ भारत की सफलताओं का उत्सव भी मनाया गया, असफलताओं का आकलन भी हुआ और साथ ही संकटों और चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े और कड़े फैसले भी लिए गए। साउथ ब्लॉक के इन कमरों ने विभाजन की विभीषिका भी देखी, युद्ध और आपातकाल की चुनौतियों को भी देखा और शांति काल की नीतियों पर भी चिंतन और मनन किया। इन्होंने टाइपराइटर से लेकर डिजिटल गवर्नेंस तक तकनीक की लंबी छलांग को भी महसूस किया है। यहाँ बैठकर अधिकारियों की कई पीढ़ियों ने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने भारत को आज़ादी के तुरंत बाद की अनिश्चितता से निकालकर स्थिरता की राह पर आगे बढ़ाया। सबके प्रयासों का परिणाम है कि आर्थिक चुनौतियों और संकटों से निकलकर आज भारत एक आत्मविश्वासी राष्ट्र बनकर खड़ा हुआ है। आज का भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत आज एक सुरक्षित और सक्षम राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है और वैश्विक मंचों पर अपनी स्पष्ट और प्रभावशाली आवाज रख रहा है। बीते एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साउथ ब्लॉक राष्ट्र के अनेक ऐतिहासिक निर्णयों का केंद्र रहा। ये स्थान मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की प्रेरणा स्थली बना। यहाँ से रिफॉर्म एक्सप्रेस को पूरे देश में प्रोत्साहन मिला है। यहीं से डीबीटी, स्वच्छ भारत अभियान, गरीब कल्याण से जुड़े अभियान, डिजिटल इंडिया, जीएसटी जैसे व्यापक सुधारों को आकार मिला।
यहाँ से ही आर्टिकल 370 की दीवार गिराने और 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने जैसे सामाजिक न्याय के साहसिक और संवेदनशील निर्णय लिए गए। यही लिए गए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के निर्णयों के माध्यम से भारत ने अपनी दृढ़ और आत्मविश्वासी सुरक्षा नीति का स्पष्ट संदेश विश्व को दिया। आज देश विकसित भविष्य के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके लिए एक आधुनिक तकनीकी और पर्यावरण के प्रति अनुकूल कार्यालय की आवश्यकता थी। एक ऐसा कार्यक्षेत्र जो यहाँ काम करने वाले हर कर्मयोगी की उत्पादकता को बढ़ाए, सेवा भाव के उसके संकल्प को प्रोत्साहित करे। इसी भाव के साथ साउथ ब्लॉक के उद्घाटन के करीब 95 वर्षों के बाद आज 13 फरवरी 2026 को भारत सरकार इन भवनों को खाली कर रही है और सेवा तीर्थ तथा कर्तव्य भवनों में स्थानांतरित हो रही है। यह प्रतीकात्मक रूप से गुलामी के अतीत से विकसित भारत के भविष्य की ओर बढ़ने की ओर देश का एक और कदम है। बीते वर्षों में देश में सत्ता भाव के बजाय सेवा भाव की संस्कृति सशक्त हुई है। आज का यह स्थानांतरण इन संस्कारों को और मजबूती देगा। आज कैबिनेट यह संकल्प भी लेती है कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का हिस्सा बनाया जाए, जो हमारी हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता से पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। ये संग्रहालय हमारी कालातीत और शाश्वत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाएगा और हमारे गौरवशाली अतीत को समृद्ध भविष्य से जोड़ेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल गवर्नेंस के केंद्र को औपनिवेशिक अतीत से नए भारत के सेवा तीर्थ में परिवर्तन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करती है। ये रेजोल्यूशन, ये संकल्प कल कैबिनेट में लिया गया। इसके अलावा बहुत बड़े फैसले जो लिए गए, वो फैसले करीब 1,60,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए गए कल कैबिनेट में, जिसमें इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें अर्बन चैलेंज फंड भी है और जिसमें स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 भी है। सब पे एक एक करके आऊंगा। सबसे पहले 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए, जो कि अंबाला से दिल्ली के बीच में 3rd और 4th लाइन, कसारा से मनमाड के बीच में 3rd और 4th लाइन और होसपेट से बल्लारी के बीच में 3rd और 4th लाइन। ये तीनों की तीनों सेक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इनमें जहां कैपेसिटी की जरूरत है वो कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। कसारा मनमाड 3rd और 4th लाइन, ये 131 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसमें 10,154 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। कसारा मनमाड बेसिकली मुंबई से नॉर्थ और ईस्ट इंडिया को जोड़ने वाला सेक्शन है। ये घाट सेक्शन है, हिली सेक्शन है, जहाँ पे ट्रेन्स को मूव करने के लिए बैंकर लगाना पड़ता है, यानी एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव साथ में लगाना पड़ता है पुश करने के लिए। इसको टेक्निकली कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ इस पूरे सेक्शन की टोटल नई डिजाइन की जा रही है। आप यहाँ पे एक मार्क देखेंगे, 5 टनल्स ऑफ 28 किलोमीटर। आप यहाँ पे इस नक्शे पे देखेंगे, इस सेक्शन में 135 किलोमीटर के इस सेक्शन में 28 किलोमीटर की 5 टनल्स बनाई जाएंगी। अभी जो बहुत पुराने समय से बना हुआ जो लाइन है, अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट काफी गोल घूम के जाता है, ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, स्लोप को मेंटेन करने के लिए। इस नए प्रोजेक्ट में इन दोनों जो 3rd और 4th 2 नई लाइंस होंगी, वो प्रैक्टिकली बहुत सारे गोल घूमने वाले सेक्शन को बाईपास करके थ्रू टनल जाएगी
और ये इससे एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। बैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिस्टेंस कम होगी और ट्रेन्स बहुत आसानी से इसमें से जा सकेंगी। मुंबई से हावड़ा के पूरे सेक्शन को, पूरी लाइन को थर्ड और फोर्थ लाइन करके 4 लाइनिंग करने का प्रयास है, उसी का ये हिस्सा है। 10,154 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट इसमें कॉस्ट लगेगी। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। टनल्स के डिज़ाइन, टनल्स का कंस्ट्रक्शन, वो सब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और ये सारे डिटेल्स है आपके सामने। 3 बड़े ब्रिजेस हैं इसमें और 16 मेजर ब्रिजेस हैं, 218 माइनर ब्रिजेस हैं। लॉन्गेस्ट टनल इसमें 24 किलोमीटर की रहेगी, 5 टनल्स रहेंगी। लॉन्गेस्ट टनल 24 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट टनल इसमें। बहुत बड़ी टनल है ये। इस पे करीब 4 साल पहले काम, 3.5 साल 4 साल पहले इसकी डिज़ाइन चालू हुई थी और इससे आज इस लेवल पे आया कि कल कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। तो इसका डिज़ाइन का काफ़ी प्री वर्क काफ़ी किया जा चुका है। बहुत बेनिफिट्स होंगे। 46 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो इससे ले जाया जा सकेगा। बहुत सारी पैसेंजर ट्रेन्स इससे चलाई जा सकेगी। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स में अभी एक सीरियस चैलेंज आता है इस सेक्शन में, हिल वाले सेक्शन में, वो चैलेंज इसका दूर होगा। और लॉजिस्टिक्स सेविंग देश की करीब 1,200 करोड़ रुपए हर साल लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट सेव होगी। 54 करोड़ किलोग्राम्स CO2 सेव होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 2.2 करोड़ ट्रीज। 89 लाख ह्यूमन डेज इस प्रोजेक्ट से जनरेट होंगे। और जो बहुत हमारे पवित्र स्थान है, त्र्यंबकेश्वर जी से जुड़ेगा, माँ घाटन देवी माता मंदिर से भी जुड़ेगा। कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। सेकेंड प्रोजेक्ट है दिल्ली से अंबाला 3rd and 4th लाइन। ये 194 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। 5,983 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आप सब जानते हैं दिल्ली से मूवमेंट टूवर्ड्स पंजाब, हरियाना और टूवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल, इसमें ये रेलवे का सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इसकी कैपेसिटी करीब अभी 160% के आसपास इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। सो इसका कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रोजेक्ट का स्टडी, सर्वे, कंप्लीट DPR बनाने का काम 2 साल पहले से चालू हुआ था, कंप्लीट हुआ ये काम और अब इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन फेज़ में लेके जाएंगे। ये बहुत हाईली इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर हम मूवमेंट देखें ट्रूप्स का, फोर्सेस का, तो भी नॉर्थ की तरफ जाने के लिए दिल्ली की तरफ से सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल होते हुए ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो 3rd, 4th लाइन बनने से इसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी और चैलेंजिंग नहीं है। ये टास्क काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि मोर और लेस प्लेन एरिया है सारा का सारा। तो इसमें 3.5 से 4 साल के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। लैंड एक्विजिशन बहुत कम जगह है, ज़्यादातर रेलवे की जो एग्जिस्टिंग लैंड है उसी को ही इसके लिए यूज़ करेंगे। एक बड़ा ब्रिज है, बाकी 28 मेजर ब्रिजेस और 178 माइनर ब्रिजेस है। कुछ पुराने, बहुत जो पुराने समय के ब्रिजेस हैं उनका रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन भी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से होगा। ओवरऑल ये प्रोजेक्ट भी करीब 24 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो कैरी कराएगा और बहुत सारी जो वंदे भारत ट्रेन्स हो, चाहे नॉर्मल ट्रेन्स हो, पैसेंजर ट्रेन्स हो, वो ट्रेन्स यहाँ से बहुत मूवमेंट इसका बढ़ेगा। ओवरऑल चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में एक तरीके से बहुत डिस्टेंस कम होगी, टाइम कम होगी और स्पीड बढ़ेगी काम में, इसमें मूवमेंट में। 952 करोड़ रुपीस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सेव होगी और 132 लाख ह्यूमन डेज इससे जनरेट होंगे। 43 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड, 43 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगी इस प्रोजेक्ट से।
तीसरा प्रोजेक्ट है बेल्लारी हॉस्पेट। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। ये 65 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि 2372 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से थर्ड और फोर्थ लाइन बनेगी। बेल्लारी हॉस्पेट प्रैक्टिकली स्टील हब है एक। यहाँ पर आयरन ओर माइनिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग और पावर प्लांट्स बहुत सारे हैं और उसके डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज भी हैं। तो यहाँ भी कैपेसिटी करीब 200% के आसपास ऑलरेडी रीच कर चुकी है। तो इसको थर्ड और फोर्थ लाइन बनाने से ये एक बड़ा सेक्शन जो कि नॉर्थ कर्नाटका को चेन्नई मुंबई से जोड़ता है और ओवरऑल ईस्ट से वेस्ट की कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से बनती है। ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट है, 4 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे इसको और लैंड एक्विजिशन बहुत कम रिक्वायर्ड है और इससे भी पैसेंजर और फ्रेट की बहुत सारी गाड़ियां इससे चला पाएंगे। कोई बहुत बड़ा ब्रिज नहीं, 34 मेजर ब्रिजेस है, 220 माइनर ब्रिजेस है जो कि जल्दी से काम इसको आगे बढ़ा देंगे। इससे बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बचेगा बिकॉज जो कार्गो का मूवमेंट है वो रेल की तरफ शिफ्ट होगा इस कैपेसिटी को बढ़ाने से। अबाउट 14 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बचेंगे इस प्रोजेक्ट से। ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विन ट्यूब है जो रोड रेल टनल बनेगी असम के गोहपुर से नुमालीगढ़ के बीच। ये 34 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट है जो 18,662 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में होगा। इस प्रोजेक्ट को आप एक छोटे से एनिमेशन से देखेंगे। हाईवे और रेलवे दोनों मिलके ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे ट्विन टनल बना के उसके थ्रू हाईवे और रेलवे दोनों की कनेक्टिविटी यहां से होती है। NH-15 हाईवे और रंगिया मुकोंगसेलेक रेलवे सेक्शन इससे गोहपुर, इससे दोनों से कनेक्टिविटी इसकी होती है। अगर आप इसे देखिए तो NH-15 और दोनों ट्रेन और हाईवे दोनों अंडर रिवर टनल है। अंडर रिवर टनल सबसे पहली बनी थी कोलकाता में हुगली रिवर के अंडर, और अभी अंडर सी टनल बन रही है बिटवीन ठाणे एंड BKC, जो अपना मुंबई से अहमदाबाद का जो हाई स्पीड ट्रेन है उसके प्रोजेक्ट में। और अब ये अंडर रिवर टनल बनेगी ब्रह्मपुत्र में। इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी बहुत है। ये प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस देता है और बहुत कम डिस्टेंस हो जाएगा। 350 किलोमीटर की डिस्टेंस 250 किलोमीटर की डिस्टेंस 34 किलोमीटर रह जाएगी। ये इसका लेआउट है कंप्लीट। ऊपर वाला रेड कलर का लाइन है रेलवे की लाइन का और नीचे ब्लू कलर का लाइन है ये हाईवे की लाइन का, नेशनल हाईवे की लाइन का। और दोनों के कॉमन टनल, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा गति शक्ति के माध्यम से कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी लाने की प्रेरणा देते हैं। वो इसी प्रेरणा के थ्रू बना है। और जैसे टनल कंप्लीट होती है तो रेलवे लाइन अपना अलाइनमेंट लेगी आगे और हाईवे अपना अलाइनमेंट लेगा। इसका अंदर का सेक्शन इस तरह से होगा, एक तरफ हाईवे है और एक तरफ रेलवे की लाइन है। ये गोहपुर की साइड से अगर देखो तो ये आधा वाला सेक्शन हाईवे का रहेगा और आधा सेक्शन इधर रेलवे का रहेगा। और ये ट्विन टनल के हिसाब से बनी है तो दोनों एक तरीके से इमरजेंसी का भी काम में लेगी और दोनों के बीच में बहुत सारे पैसेजेस हैं जो कि कनेक्टिंग पैसेजेस बनेंगे। ये जहाँ पे मर्ज हो रहे हैं वहाँ का दिखाया जा रहा है और ये आपस में कनेक्टिंग सेक्शन दिखाया जा रहा है, जिससे कि एक तरीके से कभी कोई इमरजेंसी हो, किसी दोनों में से किसी में भी कोई इमरजेंसी हो तो एक अलाइनमेंट दूसरे अलाइनमेंट को यूज कर सकता है। ये वाला जो कनेक्शन देख रहे हैं आप बीच में इमरजेंसी पैसेज है, बीच में दोनों टनल्स के बीच में जो कनेक्शन देख रहे हैं वो इमरजेंसी पैसेज है।
इसका डिटेल पिक्चर है इमरजेंसी पैसेज का, अंदर से इस तरह का व्यू रहेगा। एवरी 500 मीटर्स पे दोनों टनल्स का आपस में कनेक्शन रहेगा। ये नुमालीगढ़ की तरफ से अगर देखो वाइल गोइंग आउट किस तरह से इसका अलाइनमेंट है। ओवरऑल ये प्रोजेक्ट आसाम के लिए गेम चेंजर होगा और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसका बेनिफिट मिलेगा। जो प्रैक्टिकली कितने किलोमीटर, अराउंड 250 किलोमीटर विल बिकम 34 किलोमीटर। 250 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कम होके मात्र 34 किलोमीटर्स की रह जाएगी। दिस इज अ बिग चेंज। और असम में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए हैं, उनमें से ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है और इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल ये रहेगी। 4 लेन अंडर वाटर रहेगा और रेलवे की लाइन भी उसके साथ रहेगी। टनल की लेंथ 15.8 किलोमीटर्स है। टोटल प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड इज अबाउट 34 किलोमीटर्स। 18,662 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, आप याद करेंगे पहले यूपीए गवर्नमेंट की लुक ईस्ट होती थी, नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। एक्शन ओरिएंटेड है और सोल्यूशन ओरिएंटेड है। हाँ, इसमें 240 किलोमीटर विल बिकम 34 किलोमीटर। जो 6 आवर्स टाइम लगता है वो मात्र 20 मिनट्स का टाइम रह जाएगा। ओनली 20 मिनट्स का टाइम रह जाएगा। 6 आवर्स का टाइम बच के 20 मिनट्स रह जाएगा। एवरेज स्पीड डबल हो जाएगी और हाई स्पीड कनेक्टिविटी रहेगी आसाम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करने के लिए। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसका बेनिफिट मिलेगा, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, टूरिज्म हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, उन सब के लिए नॉर्थ ईस्ट में पूरा इसका बेनिफिट मिलेगा। 80 लाख ह्यूमन डेज इस प्रोजेक्ट से जनरेट होंगे, वो भी कंप्यूट करना चाहिए। अब मैं हाईवे के प्रोजेक्ट्स पे आता हूँ। पहले रेलवे, फिर कंबाइंड और अब हाईवे। NH 167 के 80 किलोमीटर्स को गोडेबल्लूर से महबूब नगर में 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट है। ये 3,175 करोड़ रुपीस का। आप देखेंगे ये गोवा से लेके टुवर्ड्स हैदराबाद अगर जाएं, बेलगाम होते हुए आगे रायचूर की तरफ, रायचूर से आगे गोडेबल्लूर, गोडेबल्लूर से टुवर्ड्स हैदराबाद, ये एक सेक्शन है जो कि 4 लेनिंग के लिए इसकी ज़रूरत थी। तो इस पूरे सेक्शन के लिए प्रॉपर एक प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है जो कि 3,175 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 2 इयर्स है और महबूब नगर, नारायणपेट, रायचूर, देवरकादरा, मकताल, हैदराबाद, इन सब जगह को ये कनेक्ट करेगा। हैदराबाद पणजी कॉरिडोर का हिस्सा है। जगह जगह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए बेनिफिट इसके प्रोविजंस रहेंगे। रेलवे के साथ, एयरपोर्ट के साथ, लॉजिस्टिक्स पार्क्स के साथ कनेक्टिविटी इसकी रहेगी। और ट्रैवल टाइम 50% बचाएगा। 3 आवर्स की जगह 1.5 आवर्स रह जाएगा, 1.5 आवर्स रह जाएगा। इसके बाद में धमासिया, बिटाडा और नासरपुर से मलोथा सेक्शन से NH 56 के 108 किलोमीटर का ये 4,584 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में होगा। ये आप देखेंगे, ये वाला सेक्शन है। यहाँ से जो एक एक्शन इधर एक ये लाइन है जो कि मुंबई से सूरत, भरूच, बड़ौदा की तरफ जाती है। दूसरी ये वाली लाइन जो टुवर्ड्स यूपी की तरफ, टुवर्ड्स राजस्थान की तरफ जाती है, ये वाली लाइन। वियारिया, चांखेव, नतरांग, देवलिया, ये सारे अप्रूव प्रोजेक्ट्स है रेड कलर में जो मार्क किए हुए हैं। नर्मदा, तापी और सूरत कई इसमें जनजाति क्षेत्र हैं, उनको कनेक्टिविटी रहेगी। और ये धमसिया बिटड़ा, मूवी
और नसरपुर मलोठा सेक्शन में। ये और भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी जोड़ेगा। एकता नगर की कनेक्टिविटी भी इससे रहेगी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ेगा, और नर्मदा जो कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसको भी जोड़ेगा। NH56 दाहोद बोडेली से वापी को नोटिफाई किया गया है, उसमें ये मेजर सेक्शन है, 2.5 years में कंप्लीट होगा। ट्रैवल टाइम बचेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए जितनी डिमांड होती है एकता नगर जाने के लिए, उसका भी इसमें बेनिफिट रहेगा। ये घोटी त्रिम्बक पालघर सेक्शन है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, 154 किलोमीटर्स का है। इसमें 3,320 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा। आप ये पालघर के पास में आप जानते हैं वाड़वन पोर्ट बन रहा है, यहाँ पे वाड़वन पोर्ट यहाँ पे बन रहा है, तो ये नासिक है, इधर नासिक से कनेक्टिविटी इसकी प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट में ओवरऑल ये भी दिखाया हुआ, साथ में समृद्धि महामार्ग भी दिखाया हुआ है। तो ओवरऑल पालघर की कनेक्टिविटी पूरी तरह से समृद्धि महामार्ग और बाकी जितने भी हाईवे के नेटवर्क है उससे तो टोटली पूरी कनेक्ट हो जाएगा। इसको अपग्रेड किया जाएगा 2 लेन और 4 लेन में, और 154 किलोमीटर्स का। इसमें भी काफ़ी हिली सेक्शन है, काफ़ी एक घाट सेक्शन है। इस घाट सेक्शन में कई टनल्स बनेंगी और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी ये प्रोजेक्ट है। अब आता हूँ मैं अर्बन सेक्टर के। नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन को एक्सटेंशन किया जाएगा 2,254 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। ये सेक्शन है बोटैनिकल गार्डन जो कि राजीव चौक की तरफ जाता है, वो स्टेशन, और इधर नोएडा सेक्टर 142, फिर 143, 144, ये वाली जो लाइन है इसके बीच में ये लिंक है जो आपको डॉटेड डैशेस में दिखाई दे रहा है, इस रेक्टेंगल के अंदर वो सेक्शन है जो कि लिया जाएगा। नोएडा अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अर्बन हब है। इसमें और कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास हैं। इसी में ये 11.6 किलोमीटर की 2,254 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से लाइन बनेगी। ओवरऑल NCR की कनेक्टिविटी में इस प्रोजेक्ट की बहुत इम्पोर्टेंस होगी, क्योंकि इन सब जो इस लाइन के साथ कनेक्टेड एरियाज हैं वो सब के सब DMRC के ओवरऑल नेटवर्क के साथ जुड़ जाएंगे। और 4 साल का प्रोजेक्ट है, 61 किलोमीटर्स बढ़ जाएगा मेट्रो नेटवर्क इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा इस प्रोजेक्ट से। हम सब जानते हैं कि पिछले दशक में मेट्रो नेटवर्क बहुत मेजरली बढ़ा है। अब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो नेटवर्क देश में हो चुका है। मिडिल क्लासेस के लिए, यंग जनरेशन के लिए ये प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे ले द फाउंडेशन फॉर द एंटायर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ फॉर मेनी मेनी ईयर्स। देश में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है और अर्बन चैलेंजेस हम डे टू डे देख रहे हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि एक इनोवेटिव तरीके से अर्बन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और एक विस्तृत लेवल पे हो। बहुत वाइड चैलेंजेस देश भर में, शहरों में जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करना ज़रूरी है। उनको सॉल्व करने के लिए कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अर्बन चैलेंज फंड को स्वीकृति दी है। ये 1 लाख करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत इनोवेटिव एक मेथड लगाया जाएगा। इस 1 लाख करोड़ के सरकार के इन्वेस्टमेंट से टोटल 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा अर्बन एरियाज के लिए। With the investment of 1 lakh crore from the government of India, more than 4 lakh crore rupees investment will come from the entire urban area. All cities with 10 lakh plus population,
all capitals, major industrial cities with 1 lakh plus population, and cities in northeast and hilly states, उन सब को लेके और बहुत सारी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को लेके इस प्रोजेक्ट को किया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए चैलेंज मोड में गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अर्बन चैलेंज फंड का जो मैकेनिज्म होगा, गवर्नेंस मैकेनिज्म, वहाँ पे आएगा और उसमें अप्रूवल्स होके प्रोजेक्ट्स को आगे लिया जाएगा। कंप्लीट पेपरलेस मॉनिटरिंग होगी, माइलस्टोन बेस्ड फंड रिलीज होगा, सब जगह थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, इंडिपेंडेंट चेक्स, सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना, कंसल्टेटिव प्रोसेस से प्रोजेक्ट बनाना, इस तरह से होगा कि ये हमारे अर्बन लैंडस्केप को मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ये प्रोजेक्ट लेके जाएगा। बहुत इंटरेस्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से म्युनिसिपल फिनेंस के लिए, और दुनिया भर में ये वेल स्टैब्लिश्ड मॉडल भी है जिसमें म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स का, लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स का फंडिंग का एक मैकेनिज्म क्रिएट होता है, और इसको जहाँ पे रिस्क है विशेषकर नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में, उसके लिए एक क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी का भी मैकेनिज्म इस प्रोजेक्ट में बनाया गया है। ओवरऑल इंडस्ट्री को, फाइनेंशियल मार्केट्स को और कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को अर्बन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसमें एनकरेज किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ किया जाएगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अर्बन चैलेंजेस को कैसे दूर करें वो बहुत इसमें ध्यान रखा जाएगा। फंडिंग में सेंट्रल असिस्टेंस रहेगी 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, मार्केट से 50% और मोर, और 25% रहेगा स्टेट या अर्बन बॉडीज या कोई भी मल्टीलैटरल या एक्सटर्नल सोर्स आ सके। क्रेडिट रीपेमेंट की, जो कि कुछ ऐसे शहर रहेंगे जहां पर अर्बन या इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, रीपेमेंट का पोटेंशियल कम है, उन सब के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम भी रहेगी जो टीयर 2, टीयर 3 और नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स के लिए रहेगी। 3 वर्टिकल्स पे मेजर फोकस रहेगा, रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज, सेकेंड cities as growth hubs, और थर्ड वाटर एंड सैनिटेशन। क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज में पोल्यूशन से रिलेटेड, मोबिलिटी से रिलेटेड, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट से रिलेटेड, इन सब चीज़ों को एक साथ लिया जाएगा। सिटीज एज ग्रोथ हब्स में ये ध्यान दिया जाएगा कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, सर्विस इंडस्ट्री बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग आसपास के एरियाज में बढ़े, इन सब का ध्यान दिया जाएगा। वाटर एंड सैनिटेशन में ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, पाइपलाइंस का, पाइप ग्रिड का कई वर्षों तक के लिए आगे का ध्यान रखना, वाटर का ट्रीटमेंट बिफोर इट इज फाइनली डिस्चार्ज, इन सब चीज़ों का तीसरे वर्टिकल वाटर एंड सैनिटेशन में रखा जाएगा। डिटेल्स है आपके सामने क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के, ग्रोथ हब के और वाटर एंड सैनिटेशन। ये पीपीटी सब आपको शेयर किया जाएगा, आप अपनी रिपोर्टिंग में इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट आज का है भी जो स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स। आप देख रहे हैं इंडिया में स्टार्टअप्स मात्र 300-400 से 2 लाख से ज़्यादा अभी स्टार्टअप्स हो चुके हैं। मोर देन 200,000, 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। अब आप देखेंगे कि बहुत सारा फोकस डीप टेक स्टार्टअप्स की तरफ जा रहा है। स्टार्टअप्स अपने आप में वो एक डेप्थ, वो एक टेक्निकल एक्सपर्टीज क्रिएट हो रही है जिससे कि डीप टेक की तरफ जा रहे हैं। तो स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट की तरफ से फंड रहेगा। साथ में बहुत सारे फंड्स इसके साथ जुड़ेंगे और फिर मिलके स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट का सिस्टम बनेगा। इसमें हम जानते हैं कि जो 1.0 फंड ऑफ फंड 2016 में लॉन्च हुआ था, उसमें साथ में जुड़े थे 145 फंड्स और जुड़े थे उसके साथ, और करीब 25,500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट हुए
1370 स्टार्टअप्स। अब ये 2.0 में इस मोमेंटम को मेंटेन भी करना है और 1.0 से जो लर्निंग्स आई उन सब लर्निंग्स को साथ देना है। डीप टेक स्टार्टअप्स बहुत फोकस में रहेंगे और जो ग्रोथ स्टेज का है जिसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है स्टार्टअप्स का, जिसमें बहुत वल्नरेबिलिटी हाई हो जाती है, उस फेज में भी इन्वेस्ट करेंगे। और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स का भी इसमें फोकस रहेगा। हम सब जानते हैं कि अभी बहुत प्रिसीजन इक्विपमेंट भारत में बनने लगे। इस पिछले दशक में चाहे स्पेस सेक्टर हो, चाहे सेमीकंडक्टर के इक्विपमेंट हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेंसर्स हो, उन सब में प्रिसीजन इक्विपमेंट जो कि हाईली टेक ड्रिवन है वो भी इसमें कवर होंगे। और जो स्ट्रैटेजिक बेसिकली जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर को फीड करने वाले मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स हैं वो भी इसमें कवर होंगे। फ्लेक्सिबल रहेगा सिस्टम और बहुत एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हुआ है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। हम सब जानते हैं साथियों कि करीब जून 2024 के बाद में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में कई बड़े फैसले हुए। अगर उनकी समरी हम देखें, रेलवे के 49 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं जिसमें 1,89,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। हाईवे के 24 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं जिसमें 2,48,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। 9 मेट्रो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं जिसमें 1,15,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। 4 नए एयरपोर्ट्स अप्रूव हुए हैं 7,300 करोड़ रुपीस के। एक बहुत बड़ा पोर्ट और शिपिंग के रिफॉर्म्स अप्रूव हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी उसमें इंक्लूडेड है, 1,45,000 करोड़ रुपीस की। 2 नए रोपवे 6,800 करोड़ रुपीस के। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 28,000 करोड़ रुपीस के। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज 28,000 करोड़ रुपीस की। और प्रधानमंत्री आवास योजना 5,36,000 करोड़ रुपीस की। ये सारे के सारे करीब 13,30,00,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सारे सेक्टर्स को कवर करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।